किया था, उन्होंने वीडियो में देखा कि जिस तरह के सेक्टर्स की बात की हमारी इकोनॉमी जो है, ना ही हमारी इकोनॉमी की ओर बात नहीं की जा रही है, हम हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी भी अपने 3 सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर समझते ही हो, प्राइमरी सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, हमारा रॉ मटेरियल। हमारा रॉ मटेरियल किस प्रकार का है, मतलब कि जो हम खेती करते हैं, ठीक है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। बाद में उसको प्रोसेसिंग के थ्रू हम कहाँ ले जाते हैं, इंडस्ट्री। जैसे तुम बात करो रॉ मटेरियल में, फिशिंग कॉर्पोरेशन भी आ सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पीसी कल्चर, जितने भी कल्चर होते हैं, ये सब तुम्हारे आते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है ना। और प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये होता है कि वहां से हम लोग प्रोड्यूस, हमने वो कर लिया, तो उसके बाद का भी प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है ना। जैसे अब वहां से हम कोई अभी हमने क्या है, ग्रेन का प्रोडक्शन किया, सपोज वीट का, ठीक है ना। तो वीट एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, बेसिकली एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। अब प्राइमरी सेक्टर से वो एक प्रोसेसिंग होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि वो चीजें हम कहाँ लेके जाते हैं, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर। अब वहां एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम वीट का क्या, जैसे बिस्किट वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर कुछ भी वीट के जो भी हम लोग बनाते हैं, अलग से जो भी बनाते हैं प्रोडक्ट, वो हम लोग बनाते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ कर रखता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि जो टर्शरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ये दोनों को हेल्प पहुंचाता है। अब पूछो कैसे, तो उसका ये जवाब है कि टर्शरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेवा। मतलब हम प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो सेवा प्रदान करते हैं। अब बताओ, अच्छा एग्रीकल्चर मैंने किया, मान लो मैंने शुगर केन की कल्टीवेशन किया, ठीक है, शुगर की खेती। अब शुगर केन का हम लोगों ने जब खेती किया, और हम लोगों ने कटाई कर ली, मानते हो ना, अगर हम लोगों ने कटाई कर ली, तो अब फैक्ट्री तक ले जाने के लिए क्या हम ढोकर ले जाएंगे? इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, एकदम पॉसिबल नहीं ये चीज। तो हमें टर्सरी सेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि सेवा। सेवा कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रक वगैरह का हेल्प लेंगे हम लोग, और उसके थ्रू क्या करेंगे, उसको जो शुगर केन या गन्ने को है, गन्ने को हम लोग उसमें डालेंगे, फिर फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे। तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो हम करोगे, वो टर्सरी यानी सेवा, वो सेवा का सेक्टर आता है। ऐसी तो बैंकिंग सेक्टर भी है। अगर हम बैंक की बात कर ले, तो किसी बड़े फॉर्म में खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए? बड़े फॉर्म की खेती करने के लिए हमें पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। देखते हो आजकल लोग लोन उठाते हैं, लोन उठाकर खेती करते हैं। तो बैंक, ये सब जो चीजें होती है वो टर्शरी में आती है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर आर दो सेक्टर वेयर वी कैन यूज दैट such kind of thing just as a raw material, that is your primary sector. Now we come to the secondary sector. So secondary sector are those sector where we use raw material. By using raw material, with the help of processing, we convert that raw material into the other things, and वहां से जो स्टार्ट होके जो हम टर्शरी सेक्टर में ले जाते हैं, ठीक है ना, वहां से कंज्यूमर को मिलता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से हम कहाँ शॉपकीपर तक ले जाते हैं, और वहां के बाद हम लोग उसे क्या करते हैं, ब्रॉड कैटेगरी है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, टर्शरी सेक्टर में एक सेक्टर और आता है, वो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि टर्शरी सेक्टर ऐसे नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा, बिना क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है कि क्वाटरनरी सेक्टर तुम्हारा टर्शरी सेक्टर में ही आता है। बेसिकली ये टर्शरी सेक्टर में आता है, क्वाटरनरी सेक्टर में ये विजिबल नहीं होता है कि किस की बात हम सामान्य देश कर रहे हैं, पता चल रहा है। लेकिन
क्वाटरनरी सेक्टर में वो पर्सन आते हैं जो कि सेवा प्रदान तो कर रहे हैं, पर that are subsequently made, since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. यही सब मैंने आपको बात किया ना कि एक बेस प्रदान करता है, एक रॉ मटेरियल है। ये सबसे फर्स्ट फेज होता है। सेकेंड फेज में हम उसे क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है। तो ये सब ज्यादा नहीं दिया है, जो इसमें दिया हुआ है वो हम आपसे बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, आप एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज्यादा पूछते हैं, एग्जाम्पल जो होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या, देख लो। सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स are changed into form of through way of manufacturing that we associate with industrial activity. बना मैंने कि जो रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं उसे क्या होते हैं, दूसरे फॉर्म में वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। और भी अब ऐसी में तुम्हें इसी बहाने क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको आज की टॉपिक में जो वीडियो बनाया हुआ था जीडीपी का और सॉरी जीडीपी का और चीजों को समझाने का कि कैसे किसका पार्ट, हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे कंपेयर किया जाए, तो ये अभी चीजें खत्म करेंगे बताकर आपको। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, चीजों को एक से दूसरे तक बदला, मतलब एक जगह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है, ठीक है ना। है कि कॉटन हमारे पास है, ठीक है ना। कॉटन कॉटन की खेती किसमें होती है सबसे अधिक, कॉटन सबसे अच्छे कहाँ पैदा होती है, रेगुर सवाल में ना। हाँ, ब्लैक सॉइल रेगुर सॉइल दोनों एक ही होता है। तो वही है कि कॉटन फाइबर एक पहले वो प्लांट तैयार होता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में जाता है, फिर वो फैक्ट्री जाता है, तो उसे कन्वर्ट करके जूट या जो भी कॉटन के कपड़े बनाते हैं या फिर बोरी वगैरह जो भी बनाते हो, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में होगा, और उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब after primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector, ठीक है ना। tertiary sector and is different from above two. इन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग है। These are activities that help in the development of the primary and secondary. देखो यही मैंने बोला ना कि टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का क्या करता है, हेल्प करता है। इन दिस वे वी कैन से दैट these all the sectors are interrelated to each other. प्राइमरी सेक्टर उसकी चीजों को हम टर्शरी सेक्टर से लेके जाते हैं कहां पर, सेकेंडरी सेक्टर के लिए। सेकेंडरी किसका हेल्प लेता है, टर्शरी कर लेता है, टर्शरी का हेल्प भी कौन लेता है, प्राइमरी लेता है। तो एक तरीके से देखोगे तो ये पूरा हमारा साइकिल बन जा रहा है, और तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और अलग नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि हाउ यू कैन से these three are interrelated to each other, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसे से प्रोसेसिंग होता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि हाउ यू विल कंपेयर दीज सेक्टर्स, व्हाट वाज योर मेजरमेंट, कुछ इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों सेक्टर को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो इसके रिप्लाई में क्या दोगे, कुछ आइडिया है, आइडिया है तो बताओ कि इन तीनों सेक्टर को अगर कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे, या फिर इनकी लिमिटेशंस क्या है, कुछ आइडिया है तो बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया करो। और टर्शरी सेक्टर को हमारा सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, याद रखना। चलो कोई बात नहीं कि
कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों सेक्टर को तुम कंपेयर कैसे करोगे, चलो हम बताते हैं। जो मैंने वीडियो बनाया तो कुछ इसी बेस से बनाया है, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं भी तीन सेक्टर के बारे में। तो तीनों सेक्टर की कंपेयर करना कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स, हम लोग ये कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन इसका दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, हल्का सा हम लोग तुम्हें खींच कर जाएंगे जीडीपी की तरफ, जीडीपी की तरफ खींचने के बाद वापस से हम तुम्हें इसको कंपेयर करेंगे, तो तुम्हें आसानी से एक चीज समझ में आ जाएगा। तो जीडीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर्स फॉर दैट ईयर and the sum of production in the three sectors gives what is called gross domestic product। अब देखो क्या होता है इन तीनों सेक्टर से, अब जीडीपी क्या होता है, इसे जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इन तीनों सेक्टर के कंपेयर करने हैं, हमें कंपेयर करने में बहुत दिक्कत होगी। इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, समझ सकते हो, और जो तीन सेक्टर है ना, वो एक बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। बात कर सकते हैं कि आप इन इंडिया लगभग 65% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, और 65% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और ये लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को जोड़कर उनकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसी पर हमारा जीडीपी निकलता है। चलो एग्जांपल समझते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, लेकिन एग्जांपल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। यहाँ तक 25 हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो किस प्रकार कंपेयर करेंगे, क्लियर नहीं है, तो हम लोग पहले तीन एग्जांपल लेते हैं। एक किसका एग्जांपल, मैं आपको बनाता हूँ, एक रुक जाओ, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, बस एक मिनट टाइम दो। अब देखिए क्या आता है, एक जो तीनों सेक्टर्स होते हैं, तीनों सेक्टर को मिलाकर क्या होता है, एक बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, और इससे बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, ठीक है ना। अब इसे जब कंपेयर करने की बात आती है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम देते हैं तुम्हारे सामने, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा इसको। देखिए अब हमारे पास, आपको स्क्रीन मिल रहा है, हमारे पास तीन सेक्टर्स हैं, ए बी सी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बोलो यार, हाँ जल्दी जल्दी। हाँ तो मतलब सबको दिख रहा है, एक जो दिखा सबको दिखा। अब देखो ये तीनों सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कैसे कैसे, क्या है जीडीपी कैसे निकलता है, ये सारा चीज समझा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे कि पहले जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम काउंट क्या करते हैं कि कोई एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, हम ये देखते हैं। अगर हम ये देखने गए तो क्या होगा कि हमारे जीडीपी निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं कि हम मान लो कि वैभव ने 100 कुंतल गेहूं प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, 100 कुंतल गेहूं वैभव ने प्रोड्यूस किया, और पारिकेत ने लगभग 100 कार का मैन्युफैक्चरिंग किया, 100 कार प्रोड्यूस किया मान लो, ठीक है ना। पारिकेत ने 100 कार प्रोड्यूस किया, और ये क्या नाम है इसका, वैभव ने क्या किया, 1000 कुंतल, 100 छोड़ो, 1000 कुंतल उन्होंने क्या किया, गेहूं प्रोड्यूस किया, ठीक है।
अब पारिकेत अगर नंबर से देखोगे आप, तो आप यही कहोगे ना कि क्या नाम है आपका वैभव ने क्या किया कि 1000 कुंतल इन्होंने किया है, तो बहुत किया है, मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया और ये इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आप भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। कारण क्या है कि 1000 कुंतल का दाम कितना हुआ, मान लो 2 लाख रुपए हुए, ठीक है। और 10 कार या 100 कार का जो मैन्युफैक्चरिंग पारिकेत ने किया था, उसका दाम कितना होगा, लगभग एक कार मान लो 5 लाख की, तो 50 लाख मान लो, ठीक है। 50 लाख हो या 50 लाख मानो या 5 करोड़ मानो, यार मैथ अपना देख लेना, ठीक है ना। मान लो 50 लाख। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जीडीपी का मतलब ये नहीं होता है कि आप नंबर काउंट करें कौन कितना प्रोड्यूस किया है, ये नहीं होता है। मतलब ये होता है कि उस चीज का वैल्यू कितना है। वैल्यू बार बार मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि किसी भी चीज की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तरफ आपके पास गेहूं है और एक तरफ चावल है, तो चावल का वैल्यू गेहूं की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम होता है। एक तरफ गेहूं है, दूसरी तरफ दाल है, दाल का वैल्यू वैल्यू अधिक है। तो किसी भी चीज के नंबर से नहीं पता चलता कि वो नंबर में कितना प्रोड्यूस किया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी वैल्यू कितनी है। क्लियर। जैसे अगर हम कहें कि हमने 30 किलो गेहूं प्रोड्यूस किया और 30 किलो गेहूं का दाम 10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, तो 300 रुपए हुआ, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी कितने रुपए का है, हमारी इकोनॉमी 300 रुपए की है, ऐसे नॉर्मली ये कहेंगे। लेकिन जब कंपेयर करने की बात आएगी, तो कंपेयर करने में आप क्या करेंगे, उस मतलब नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा ना। अब आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। मान लो जो हमारे पास ए है, ए मतलब कौन, अक्षय कुमार, समझिए ना। ए मतलब अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को खतरों के खिलाड़ी माना जाता है, ठीक है। खतरा उठाने में महारत हासिल है बंदे को। बंदा उछड़ कूद करता है और जाता है जंगल में, जंगल में जाकर एलोवेरा लाता है। एलोवेरा समझते हो ना, एलोवेरा नाम सुना ही नहीं, अबे हाँ ना बोलो ना। एलोवेरा सुन जानते होंगे। अरे जानते हैं है। हाँ, गुड गुड गुड, वही एलोवेरा। एलोवेरा लिया है अक्षय कुमार ने, और उस एलोवेरा का जो प्राइस था, कितना था, हमने रखा है एलोवेरा का प्राइस 50 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ जो अक्षय कुमार ने जंगलों से खतरा उठाकर लाया। मतलब इससे पहले से कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अक्षय कुमार प्राइमरी सेक्टर का बंदा है और वो गया वहां से एलोवेरा लेकर आया। अब इस एलोवेरा का कीमत अक्षय कुमार ने कहा कि भैया हम खतरा उठाए, 50 रुपए से कम तो किसी को देने वाले नहीं, ठीक है। अब ये एलोवेरा, ये बी वाला सेक्टर है, ये है प्राइमरी सेक्टर, और बी वाला जो सेक्टर है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मान लो हम बाबा रामदेव को लेते हैं, ठीक है ना। बाबा रामदेव ने क्या किया कि अक्षय कुमार से वो जो एलोवेरा लिया था वो खरीद लिया। और जब वो एलोवेरा खरीद लिया अक्षय कुमार से, तो बाबा रामदेव ने अपने यहाँ उसे प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग से एलोवेरा जेल बना दिया, या एलोवेरा का एक शैम्पू बना दिया, ठीक है ना। एलोवेरा का जब वो शैम्पू बना दिया, तो उसने क्या किया, उसे 80 रुपए में उसने क्या किया कि जो सी सी मतलब मान लो टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना, मतलब सी मतलब चंदू सेठ, ठीक है ना। चंदू सेठ को उसने क्या किया, 100 रुपए में बेच दिया, ठीक है। ध्यान समझना इसको। देखो, 50 अक्षय कुमार बंदा आया, 50 रुपए का मतलब ना एलोवेरा खतरा उठाकर लाया कहीं से, तो बाबा रामदेव ने 80 रुपए ले लिया, मतलब 80 रुपए में से खरीद लिया, अपना बनाया बना जेल बना दिया। और बाद में तो जब उसने चंदू सेठ को पहुंचा दिया अपना माल, तो चंदू सेठ ने कस्टमर को 100 रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। अब अगर तुम देखोगे, तो अगर कहोगे कि हमारा कितना, अब मेरी इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई, तो अब इसे जोड़ लो तो कितना आएगा, 230, ठीक है। 8 5 13, हाँ 230, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि अब हमारा इकोनॉमी 230 रुपए का हो गया और ये बड़ी इकोनॉमी है, तो ये बिल्कुल गलत है। गलत है या सही है, बताओ, कोई आइडिया लगाओ। ये गलत है। क्यों गलत है।
need to add the value of goods. देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, we need to add the value of goods, not intermediate cost. intermediate cost को हमें ऐड नहीं करना है. intermediate cost should not be included. एक बार फिर से सुन लीजिए लाइन में क्या बोल रहा हूं. we need to add the final goods and service. मतलब we need to add the value of final goods. We need to add the value of final goods, not intermediate cost, or the intermediate cost should not be included. समझ में आया? इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें ऐड नहीं करने हैं, ये याद रखना. अब इसको समझाते हैं कि ये हमारा इकोनॉमी कितना बड़ा हुआ. अब कैसे हुआ ये देखते हैं हम लोग. ठीक है, देखिए अक्षय कुमार ने वो आइटम खरीद के लाया 50, तो इस बंदे का तो 50 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये अपना खरीदा नहीं, ये प्रोड्यूस किया. जैसे भी लिया, उठाया, लाया. ये हमारा उसने एलोवेरा जो है वो 50 पे का लाया, से खतरा उठाकर. ठीक है, तो ये उसका रॉ मटेरियल है. ठीक, अब जब बाबा रामदेव ने उसे 80 रुपए में उसे एलोवेरा शैम्पू तैयार किया, तो उसे इस 80 रुपए में 50 रुपए उसने किसका वापस किया? अक्षय कुमार का. तो जब 50 पे अक्षय कुमार को वापस करेगा तो ये क्या होगा? बाबा रामदेव को फायदा कितने का हुआ? 30 का हुआ ना. अब ध्यान समझना ही, अब यही मेन इकोनॉमी निकल रही है. ठीक है ना, क्योंकि देखोगे तो 80 रुपए में ये 50 पे शामिल है. इंटरमीडिएट कॉस्ट यही हुआ. इंटरमीडिएट कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. यही नियम है, इसका याद रखना कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या हुआ, हमें ये देखना है. अब चंदू सेठ जब कस्टमर को वो 100 रुपए में बेच रहा है, तो 100 रुपए में जब बेचेगा तो चंदू सेठ को क्या होगा? 20 रुपए जो 100 रुपए में बेचा है, तो 80 रुपए किसको देगा? वो बाबा रामदेव को देगा. बाबा रामदेव को देगा ना. तो चंदू सेठ को फायदा कितने का होगा? 20 रुपए का होगा. तो हमारा जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस बात करोगे वो हो जाएगा 100 रुपए. तो हमारा जो इकोनॉमी होगी वो 100 रुपए का होगा. इसमें जो देखो ये देखो, आप क्रॉस चेक करते हैं इसको. ठीक है ना, क्रॉस चेक करते हैं इसमें. देखो कैसे पता चलेगा, यही है ना, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस. फाइनल गुड्स कैसे होगा? हम जो कस्टमर को कोई चीज बेच रहे हैं तो वो कितने में बेच रहे हैं. तुम दुकान जाते हो सौम्या, अगर तुम दुकान जाती हो, ठीक है, और तुम्हें वहां पर क्या लेना है, मान लो तुम्हें सब्जी लेने हैं. ठीक है, मान लो पालक खरीद रही हो, ठीक है, या आलू खरीद रही हो. तो पालक आलू जब तुम खरीदोगी तो दुकानदार कहेगा ये 20 रुपए किलो है. ठीक है, अब 20 रुपए किलो आलू तुम्हें वो जब देगा दुकानदार, तो सौम्या ये समझ लो कि उसने अपना सारा कास्ट जोड़ लिया. 10 रुपए उसने 10 रुपए किलो आलू खरीदा होगा. ठीक है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया होगा तो 5 रुपया वो जोड़ा होगा, 15 हो गया. फिर वो अपना मेहनत और टाइम इंक्लूड करेगा, तो कुछ ऐसे जोड़ जाड़ कर तब वो 20 में आपको दे रहा है. तो ये जो 20 रुपए है वो आपका फाइनल कॉस्ट है. इसके बीच में जितने इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसको शामिल हम लोग नहीं करेंगे. वही इसमें दिया हुआ है कि ये जो 80 है, 80 में 50 किसका था? अक्षय कुमार का था. अब 100 में जो पूरा 80, अब ये तो 80 बनाया, 100 में बेचे, इनको कस्टमर को 100 में बेचना है, तो ये 80 जो किसका होगा? बाबा रामदेव का होगा. तो चंदू सेठ को 20 रुपए फायदा हुआ. तो जैसे तुम खरीदती हो, मान लो एक पेन खरीदा, तो पेन एक 15 रुपए का या 20 रुपए का पेन खरीदा, तो पेन की स्याही कहीं और से आता है, तो तुमने उसको दे दिया 5 रुपए, मतलब दे दिया. ढक्कन कहीं और से बनता है. तो सारा प्राइस जोड़कर वो अंतिम प्राइस चूज करता है जो कस्टमर लेता है. तो कस्टमर का जो मेन प्राइस था हमें वही ध्यान रखना है. इंटरमीडिएट कास्ट क्या होते हैं? इससे पहले देखो वो 230 आया था, इंटरमीडिएट कास्ट को हम जोड़ दिए थे. तो वैल्यू हमारा जो कस्टमर जो ले रहा है एलोवेरा शैम्पू खरीदा, वो 100 रुपए खरीदा. तो इस तरीके से हम पूरा सिनारियो में ये देखें कि जीडीपी जो हमारी होगी वो ऐसे ही निकलती है. ठीक है ना, कि द वैल्यू, इसमें यही लिखा है ना, देखो जीडीपी क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस. ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर्स. अब देखोगे इस तरीके से, क्या देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान इसे बहुत ज्यादा हुआ, फिर सेकेंडरी का हुआ, फिर टर्शरी का हुआ. जनरली अब चीजें बदल रही हैं. एग्रीकल्चर का रोल धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते चले जा रहा है. ठीक है ना, इसको हम बाद में देखेंगे. लेकिन
पहले जीडीपी समझते हैं। जीडीपी, अब यहाँ पे जीडीपी लाते हैं। जीडीपी क्या होता है, ठीक है ना? जीडीपी क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर्स, तीनों सेक्टर में कितने जो हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विस है कितने हुआ है, वो चीज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, यानी एक साल के दरमियान कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना? तो वो हमारा क्या होगा, जीडीपी होगा। इसको क्या करते, कैसे, सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर के सम को क्या करते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर तीनों सेक्टर की चीजों को हम जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या होगा, जीडीपी वाला, आई मीन जीडीपी होगा। तो क्या ये किसी को समझ में आया जीडीपी या नहीं आया? पहले ये बोलो तो इसको समराइज करेंगे तो शायद समझ में आ जाए। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना? अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको गौर करूंगा इन बातों पर। एक मिनट रुकिए। समझ में आया कि फिर से मैं भी रिवाइज करूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, जीडीपी और 3 सेक्टर से कंपेरिजन करने में। मैं इसको फिर से बताऊंगा ताकि समझ में आ जाए। देखो, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस हमारे पास वही थे, क्या थे लिमिटेशंस, कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंटरमीडिएट कास्ट उसमें इंक्लूड नहीं, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी, जो लिमिटेशंस क्या है इसके, कि हम नंबर ऑफ आइटम्स को देखते हैं कितना प्रोड्यूस किया, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स को हम नहीं देखते, उसके वैल्यू को देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे केसर, केसर का एग्जांपल लेते हैं अपने अपने पास। केसर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना 100 ग्राम मिलेगा लाखों रुपए में, मतलब 100 ग्राम गोली मारो, अगर 1 किलो खरीदना हो तो तुम्हें 10 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब सोचो, 1 किलो का दाम 5 से 10 लाख रुपया है केसर का। अब तुम क्या कहोगे कि यार हमने तो 100 कुंतल गेहूं पैदा किया, उसके बेस पे तो हम ये कहेंगे कि हमारा गेहूं हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा योगदान दे रही है। नहीं, नंबर ऑफ आइटम से मतलब हमें नहीं है, उस आइटम का वैल्यू कितना है, उसकी कीमत कितनी है, हमें इससे मतलब है। हमें 10 किलो गेहूं से मतलब नहीं है, लेकिन 10 किलो गेहूं का दाम 200 रुपए हुआ, हमें इस 200 रुपए से मतलब है कि 200 रुपए का इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है गेहूं हमारा, तो वो मतलब होता है, ठीक है ना? ये इसके लिमिटेशंस थे। अब हम तुम्हें एक बार फिर से जीडीपी बता दे रहे हैं, क्या है जीडीपी। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें तीनों सेक्टर्स के जो सम ऑफ द टोटल्स होते हैं, जो वही हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहा है। एक साल में हम जितना प्रोड्यूस करते हैं तीनों सेक्टर्स मिला के, ठीक है ना, एक साल में तीनों सेक्टर मिला के फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है, ठीक है ना? इसको एक चीज और देखते हैं। यहाँ देखिए आप, ये अपना इंडिया का टेरिटरी है, ठीक है? अब हम ये कहें तुमसे कि इंडिया की टेरिटरी में अब अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है, वो इंडिया में ही काम करने, मान लो मेट्रोला इंडिया में काम करने, ठीक है? और एक तरफ से मान लो कि वीवो आ गई इंडिया में काम करने। तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर अगर कोई कंपनी काम कर रही है और हमारी वो इकोनॉमी में हेल्प कर रही है, तो वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी के अंतर्गत वो आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि पारिकेत के पापा जी अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, और वो पारिकेत को हर महीने 50 लाख रुपए भेजते हैं कि जा बेटा खर्चा कर ले, ठीक है? 50 लाख रुपए पारिकेत को भेजा गया, ठीक है? अरे वैसे ही पारिकेत मजाक कर रहे हैं, ठीक है? जब 50 लाख रुपया भेजा गया पारिकेत के पास, तो अब तुम कहोगे सर ये इंडियन इकोनॉमी में योगदान, ये जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जीडीपी में नहीं आएगा, ये जीएनपी में आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में हमें नहीं जाना है, अभी जीडीपी समझना है। तो ये जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि जो पारिकेत के पापा जी हैं अमेरिका में, तो वो अमेरिका की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, वो भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो वही बात बता रहा है कि इंडियन बाउंड्री के अंदर
जो कंपनी आके काम कर रही है, ऐसा तो जॉब के लिए कि आओ तुम यहाँ काम करो। तो कहीं न कहीं जो हमारे जो मेंबर्स हैं, इंडिया के पॉपुलेशन है, वो हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका से जो अमेरिका उनके पापा भेज रहे हैं 50 लाख रुपए, वो हमारे जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि वो अमेरिका की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है? तो ये वो जीएनपी में आता है। जीएनपी अभी नहीं जानना है आपको, जब वो 11th-12th में आप जाएँ, इकोनॉमी से अभी काम करेंगे, कॉमर्स करेंगे, तब आपको वो समझ में आ जाएगा बेहतर। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन अब मुझे ये पूछना है आप लोगों से, क्लास के लिए अब इतना सही है। जीडीपी सेक्टर्स कंपेयर कर लीजिए, कितने सेक्टर में किसका कितना योगदान है, कैसे कंपेयर करते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे योगदान करता है, तो ये सब चीजों को हमने समझा। ठीक है ना? हम अब किताब आप अपने मन से पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम आपको टॉपिक समझा रहे हैं, कौन सी टॉपिक कैसे समझा जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। ठीक है? इसको देख लेना आप लोग, लेकिन इससे पहले के टॉपिक में एक बार आप पढ़ लेना कि आपको उसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया। और एक चीज और बात, अगर आपको दिक्कत है तो आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। प्लेयर, अगर किसी जगह खेती करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता है और हमारे पास 6 लोग हैं, तो वो जो 2 लोग होते हैं वो डिस्गाइज्ड में आते हैं। समझ में आया? वो तो साफ-साफ होता है कि ओपन में मतलब वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन पूछो, ठीक है बता रहे हैं, चलो एक्सप्लेन करेंगे उसको बढ़िया से। लेकिन सबसे पहले ये जो समझाए हैं उसका अगर क्वेश्चन पूछ सकते हो तो पूछो फटाफट। बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो अच्छी बात नहीं यार, बताओ समझ में आ गया तो भी बोलो, नहीं आया तो भी बोलो। बोला ना कि जहाँ ये विजिबल नहीं होता है, जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, देखो जहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 4 की जरूरत है पर 6 लोग काम कर रहे हैं, उनको कम पैसे भला फुसला दिया जाता है, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो डिस्गाइज में आता है। और जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि उसके पास जो जैसे हम हैं और हमारे पास एक भी जॉब ना हो, हमारे खाने के लाले पड़ जाए, तो हम क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लो हम रोलैंड में काम कर रहे हैं और एसएसटी के वहां 3 टीचर हैं और 2 टीचर जम के पढ़ा रहे हैं और एक टीचर बस दाएं बाएं म्याऊं म्याऊं कर रहा है, तो समझ लो कि वो जो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, दाएं बाएं कर रहा है, वो डिस्गाइज में चला जाएगा कि उसको सर कहेंगे चलो 2000 लोग क्या पढ़ाए हो, जाओ। समझ में आया या मत लो? वो एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट वो भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। चलो आज के लिए इतना ही ऊपर करते हैं, तो आपका क्वेश्चन जवाब अगले क्लास में मिलेगा, ताकि आपको समझा सके एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना? जय हिंद।